गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग फ्लावर से संबंधित टर्मिनोलॉजी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पुष्प के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं: कैलिक्स बाह्यदल पुंज, कोरोला दल पुंज, एंड्रोसियम जिसे हम पुमंग कहते हैं और गाइनोसियम को हम जायांग कहते हैं। इन चारों पार्ट से संबंधित जो भी टर्मिनोलॉजी टेक्सोनॉमी की या वर्गीकी के विभिन्न फैमिलीज या जब आप प्लांट का डिस्क्रिप्शन करते हो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कैलिक्स बाह्यदल पुंज, कोरोला दल पुंज और पेरियन से संबंधित जो भी टर्मिनोलॉजी थी उसके बारे में जानकारी उसके बारे में आपको जानकारी दे चुका हूँ। आज हम 2 महत्वपूर्ण पार्ट पुष्प के, जिसमें पुमंग और जिसे हम एंड्रोसियम कहते हैं और जायांग जिसे हम गाइनोसियम कहते हैं, उससे संबंधित जो भी टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये दोनों पार्ट टेक्सोनॉमी में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित जो भी टर्मिनोलॉजी है, यानी जो वैकल्पिक शब्द है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक बुक आपकी और है जो 3rd पेपर है, स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसमें एक पोर्शन है एम्ब्रियोलॉजी, उसमें भी ये टर्मिनोलॉजी आपके काफ़ी उपयोगी साबित होगी। तो आप इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें कि किस प्रकार से हम जब किसी फैमिली का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं या प्लांट का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं तो ये जो दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट है इससे संबंधित कौन कौन से शब्दावली का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले पुमंग की परिभाषा क्या होती है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। पुष्प का जो नर भाग होता है, ठीक है, और जिसकी इकाई क्या होती है, स्टेमन या पुंकेसर होती है, उसे हम पुमंग कहते हैं। ये एक मेल पार्ट है। पुंकेसर का मतलब क्या हुआ कि पुष्प का वह अंग जिसमें परागकण बनते हैं, यानी जिसमें पॉलन ग्रंथ बनते हैं, जो सामान्यतः एंथर और फिलामेंट से बनता है। यानी पुंकेसर का स्ट्रक्चर, स्टेमन का स्ट्रक्चर आप देखना चाहेंगे तो आप ये देखें, ये ऊपर वाला पोर्शन जिसे हम एंथर कहते हैं, ये पोर्शन फिलामेंट कहते हैं, और दोनों जो पोर्शन होते हैं वो एक पार्ट जिसे हम कनेक्टिव कहते हैं उससे द्वारा जुड़े रहते हैं। कई बार फैमिली का जब आप अध्ययन करेंगे तो एक और वर्ड का यूज़ आपको देखने को उसमें मिल सकता है जिसे हम स्टेमिनोड कहते हैं, यानी ऐसे पुंकेसर जो परागकणों का निर्माण करने में सक्षम नहीं हो, या जिसे हम हिंदी में बंध्य पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसरों से संबंधित कौन कौन सी शब्दावली या कौन कौन से वैकल्पिक शब्द है उनके बारे में हमें जानकारी रखनी है। सबसे पहले जब भी आप किसी फ्लावर का डिस्क्रिप्शन करते हो या फैमिली का डिस्क्रिप्शन करते हो तो पुंकेसरों की संख्या आपको बतानी है। पुंकेसरों की संख्या का मतलब है कि किसी प्लांट के अंदर पुंकेसर 5 है या पुंकेसर 10 है या 1 चक्र में है, 2 चक्र में, वो सबसे पहले आपको उसमें बताना है। फिर एक वर्ड आता है पुंकेसरों का ससंजन, या जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कोहेसन ऑफ स्टेमन्स। 2 प्रकार का या 3 प्रकार का या 4 प्रकार का कौन कौन से ससंजन आपको देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहला हिंदी में जिसको हम बोलते हैं पृथक पुंकेसरी, और इंग्लिश में उसका वर्ड होता है पॉलीएंड्रस कंडीशन। इसके नाम से ही पता लग जाएगा कि ऐसा पुमंग यानी ऐसा एंड्रोसियम जिसके पुंकेसर स्टेमन जो होते हैं, परागकोश और पूतंतु, क्योंकि इसके पार्ट है, एक दूसरे से पूर्णतः अलग हो। सरसों के अंदर ब्रेसिकेसी फैमिली का एक सदस्य है, उसके अंदर आपको पॉलीएंड्रस या पृथक पुंकेसरी कंडीशन देखने को मिलेगी। दूसरी अवस्था होती है जिसे हम हिंदी में संघीय अवस्था कहते हैं और इंग्लिश में हम उसे बोलते हैं एडेल्फस कंडीशन। ये जो संघीय अवस्था आता है इसके नाम से ही कि जब जो पुंकेसर होते हैं वो अगर कोई ग्रुप बनाते हो, कितने प्रकार से बना सकते हैं, 3 भाग आप याद रखते हैं। सबसे पहले मोनो एडेल्फस, हिंदी में इसको बोलते हैं एक संघी अवस्था। मालवेसी फैमिली का हम अध्ययन करेंगे और हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस जो एक कॉमन प्लांट है, ऑर्नामेंटल प्लांट है, जो कि सामान्यतः अपने को सब जगह देखने को मिल जाता है, उसके अंदर एक संघीय अवस्था देखने को मिलेगी जब सभी पुंकेसरों के पूतंतु, पुंकेसरों का एक पार्ट है फिलामेंट, परस्पर जुड़कर एक ही समूह बनाते हो, परंतु उनके एंथर, ये एंथर क्या हो गया, स्टेमन का दूसरा पार्ट है, वो पृथक हो या अलग अलग रहते हो। तो इस प्रकार की कंडीशन को हम बोलते हैं मोनोएडेल्फस। डाईएडेल्फस जब पूतंतु 2 समूह बनाते हो, और पॉलीएडेल्फस जब पूतंतु 2 से अधिक संघ बनाते हो। डाईएडेल्फस कंडीशन आपको किस में मिलेगी, मटर के अंदर, और पॉलीएडेल्फस सिट्रस, रूटेसी फैमिली, नींबू का जीनस है वो सिट्रस है, उसके अंदर आपको इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिलेगी। आगे जब हम फैमिली का अध्ययन करेंगे तो डायग्राम द्वारा इसको विस्तृत रूप से भी समझेंगे। इसके अलावा एक और कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है सिनजेनेसियस, ये कंडीशन आपको मिल देगी। इसको हिंदी में बोलते हैं युक्त कोशी।
कंपोजिटी फैमिली के अंदर इस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। इसमें क्या होता है कि पुंकेसरों के जो एंथर होते हैं वो भी जुड़ जाते हैं, परंतु फिलामेंट अलग रहते हैं। इससे पहले वाली एडल्फस कंडीशन में क्या अवस्था थी, यानी फिलामेंट जुड़ रहे थे जबकि एंथर है वो अलग अलग रह रहे थे। तो इससे अपोजिट कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं युक्त कोशी। कंपोजिटी या एस्टेरेसी फैमिली के अंदर आपको इस प्रकार की अवस्था देखने को मिल जाएगी। एक और अवस्था आपको पुंकेसरों के ससंजन में, जिसे हम सिनेंडर्स कहते हैं, हिंदी में सपुंमवी कहते हैं, यानी समस्त पुंकेसर ऊपर से नीचे तक अपने पुतंतु और परागकोश दोनों द्वारा जुड़े रहते हैं। आप ये देखेंगे कि इसमें सारे पृथक थे पहली अवस्था में, दूसरी अवस्था में पुतंतु जुड़ रहे थे, तीसरी अवस्था में एंथर जुड़ रहे थे, और चौथी अवस्था में एंथर और पुतंतु यानी फिलामेंट दोनों जुड़ रहे हैं। तो कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर आपको इस प्रकार की अवस्था देखने को मिल सकती है। ये आप देखें डायग्राम द्वारा देख सकते हैं, ये मोनोएडल्पस कंडीशन है जिसका कि मैंने पहले बताया कि सारे के सारे जुड़कर एक ही संघ बना रहे हैं। डाईएडल्पस में देखेंगे कि एक आपको एंथर अलग दिखाई दे रहा है और एक समूह में ये दिखाई दे रहे हैं। पॉलीएडल्पस में क्या देखेंगे, बहुत सारे संघ है, एक ये दिखाई दे रहा है, दूसरा दिखाई दे रहा है, तीसरा, चौथा और पांचवा। ये जो कंडीशन है जिसे हम युक्त कोशी बोलते हैं, सिनजेनेसियस, इस अवस्था में क्या देखेंगे कि एंथर जुड़ गए लेकिन फिलामेंट आप देखेंगे कि सारे के सारे पृथक दिखाई दे रहे हैं। और सिनेंडर्स कंडीशन जो कि कुकुरबिटेसी में फैमिली पाई जाती है, इसके अंदर फिलामेंट और एंथर सारे के सारे जुड़ गए। तो डायग्राम से ये जो अवस्था है इसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब पुंकेसरों का ससंजन, ये भी आपको ध्यान रखना है, एक दूसरी कंडीशन और आपको देखने को मिल सकती है। इसमें क्या होगा, तीन अवस्थाएं आपको देखने को मिलेगी, एपीपिटेलस, एपीफाइलस और गाइनेंड्रस। हिंदी में हम उसको बोलते हैं दल लग्न। एपीपिटेलस का मतलब हो गया दल लग्न। जब पुंकेसर अपने पुतंतुओं द्वारा दल पुंज के साथ पूर्णतया या आंशिक रूप से जुड़े हो, ठीक है, लेकिन परागकोश होते हैं वो मुक्त रहते हैं। सिर्फ कौन सा पार्ट जुड़ा रहेगा, आपके फिलामेंट जुड़ा रहेगा, और ये कंडीशन आपको सोलेनम के अंदर देखने को मिलेगी। परिदल लग्न दूसरी जो कंडीशन है, उसमें क्या होगा कि जब पुंकेसर परिदल पुंज यानी पेरियंथ का पार्ट जिसे हम टेपल कहते हैं उससे अगर जुड़े हो, एसेफोडिलस, प्याजी इसका लोकल नाम है और लिलियसी फैमिली का सदस्य है, उसके अंदर ये कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। और तीसरी अवस्था होती है गाइनेंड्रस, जिसे हम पूजायांगी कहते हैं, कि जब पुंकेसर संपूर्ण लंबाई में अथवा पराग कोषों द्वारा कार्पल से जुड़े हो। कैलोट्रोपिस के अंदर ये कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। तो एक और जो ससंजन जो आपको पुंकेसरों में देखने को मिलेगा वो इस प्रकार का होगा। नेक्स्ट जो हम तीन टर्म और इससे संबंधित लेंगे और उसको डायग्राम से समझने का प्रयास करेंगे। एक है पुंकेसरी चक्रों का क्रम, जो पुंकेसरों के जो सीक्वेंस होती है स्टेमिनल हॉर्ल की, उसके बारे में। लेंथ ऑफ फिलामेंट, तंतु की लंबाई से संबंधित कौन सी टर्मिनोलॉजी होती है, और अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट टू द एंथर। इसका मतलब ये हुआ कि पुतंतु का परागकोश से जो संलग्न होता है उसके संबंधित जो भी टर्मिनोलॉजी है उसको डायग्राम से समझने का प्रयास करेंगे। अब आप देखें यहाँ दो कंडीशन आपको यहाँ देखने को मिल रही है। ये जो हमने यूज़ लिया था कि पुंकेसरी जो चक्र होते हैं उनका क्रम सीक्वेंस, दो कंडीशन है। एक आपको दिखाई दे रही है डिप्लोस्टेमोनस, डायग्राम में आपको दिखाई दे रही है डिप्लोस्टेमोनस, और एक होती है ऑफ डिप्लोस्टेमोनस। दोनों में क्या फ़र्क है, कई ऐसे प्लांट होते हैं, मान लो पुंकेसर आपके दो चक्रों में व्यवस्थित हो। आप ये देखें, ये पेटल दिखा रखे हैं इसमें 1 2 3 4 और 5, और पुंकेसरों की संख्या कितनी है, इसको हम पुंकेसर दिखा रखे हैं 1 2 3 4, कुल मिलाकर 10 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दो चक्रों में। तो आप ये देख सकते हैं एक चक्र अंदर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है और दूसरा चक्र कहाँ दिखाई दे रहा है, बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम डायग्राम से ये समझने का प्रयास कर लिया। अब आप देखेंगे कि पुंकेसर अगर दो चक्र में व्यवस्थित हो और दोनों चक्र एक दूसरे से अल्टरनेट हो, एकांतरित है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें बाहरी चक्र के जो पुंकेसर होते हैं वो पेटल से एकांतरण करते हो। एकांतरण का मतलब अल्टरनेट। आप देखें पेटल यहाँ है तो पेटल के सामने नहीं है, पेटल के अल्टरनेट है। जैसे ये पेटल यहाँ पे खत्म हुआ तो इस जगह, तो अपन ये कह सकते हैं कि बाहरी चक्र जो होगा, पेटल के बाहर अगर और चक्र बनाएंगे तो अपने को कौन सा चक्र दिखेगा, सेपल का चक्र दिखेगा। तो जैसे ये बना दिया तो आप ये देखेंगे कि बाहरी चक्र है वो किसके सम्मुख हो, सेपल या बाह्य दलपुंज के सम्मुख हो। इस प्रकार की कंडीशन को हम बोलते हैं डिप्लोस्टेमोनस। और दूसरा जो है ऑफ डिप्लोस्टेमोनस में क्या होगा, बिल्कुल जस्ट इसके विपरीत। इसमें भी पुंकेसर दो चक्रों में है, बाहर की तरफ 5, अंदर की तरफ 5, लेकिन जो बाहरी चक्र है वो किसके सम्मुख है, किसके, पेटल यानी दलपुंज के। ये देखें, ये बिल्कुल पेटल के सम्मुख है। और जो आंतरिक चक्र है वो किसके सम्मुख आ जाएगा, बाह्य दलपुंज या सेपल के सम्मुख। तो जो फ्लोरल डायग्राम है उसके माध्यम से भी हम इन टर्म को समझ सकते हैं।
एक और वर्ड इससे संबंधित आ सकता है, आपको ये ध्यान रखना है कि एक वर्ड आएगा मोनोथिकस या एक कोष्ठीय। जब परागकोश जिसमें केवल एक ही थीका हो, आप देखें मोनोथिकस में ये परागकोश में एक चैम्बर है और इसमें डाइथिकस में क्या होगा, एक, दो और दो दो। तो डाइथिकस की जो परिभाषा होती है कि परागकोश जिसमें दो कोष्ठक हो, यानी दो कोष्ठक हो और चार इसमें चैम्बर हो, थीका दो हो और चैम्बर कितने हो, चार हो। तो गुड़ल के अंदर आपको मोनोथिकस कंडीशन देखने को मिलती है। बाकी बहुत सारे प्लांट्स इसमें सरसों हो गए, आलू हो गए, आपके आप सोलेनम की जो भी जो प्लांट वेराइटी है उसके अंदर आपको डाइथिकस कंडीशन देखने को मिल सकती है। एक और अल्टरनेटिव कई बार आपको देखने को मिलेगा लिलियेसी फैमिली का जब आप अध्ययन करोगे, सोलेनेसी ओसिमम जो प्लांट है लेबिएटी फैमिली, उसका जब आप अध्ययन करोगे तो एक वर्ड आएगा द्विदीर्घी, डाइनेमस। चार पुंकेसरों में से दो के पूतंतु बड़े हो और दो के छोटे हो, तो ये भी आपको टर्म ध्यान रखना है। सरसों का जब अध्ययन करोगे तो उसमें एक वर्ड आएगा चतुर्दीर्घी, कुल 6 होते हैं और 6 में से जो 4 होते हैं वो बड़े होते हैं और 2 होंगे वो छोटे होते हैं। तो ये टर्म भी आपको ध्यान रखना है। एक और डायग्राम से आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें हमने क्या दिखा रखा है कि पूतंतुओं का परागकोश से जो संलग्न यानी अटैचमेंट है, तो 3 कंडीशन दिखा रखी है। आप देखें बेसिफिक्स्ड, बेसिफिक्स्ड में क्या है, पूतंतु अपने परागकोश से कहाँ जुड़ा हुआ है, आधार से, ठीक है। एडनेट जिसे हम संलग्न कहते हैं, पूतंतु अपने परागकोश के साथ आधार से लेके शीर्ष तक, देखें यहाँ से लेके इस भाग तक पूरा आपको जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। पृष्ठलग्नी जिसे हम डॉर्सिफिक्स्ड कहते हैं, पूतंतु अपने परागकोश के साथ पृष्ठ भाग से यानी डॉर्सल भाग से जुड़ा हुआ है, ये आपको दिखाई दे रहा है। और मुक्त दोली जिसे हम वर्सेटाइल कहते हैं, इसके अंदर क्या होगा, पूतंतु अपने परागकोश से इस प्रकार से जुड़ा है कि परागकोश मुक्त रूप से इधर उधर है, वो हवा के माध्यम से मूव भी कर सकता है। तो ये कंडीशन भी आपको ध्यान रखनी है। तो अभी हमने ये अध्ययन किया कि जो आपके पास रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसे हम एंड्रोसियम कहते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी कंडीशन देखने को आपको मिल सकती है। अब हम दूसरे पोर्शन की तरफ आते हैं जिसे हम जायांग, स्त्री केसर, गाइनोसियम या पिस्टिल के नाम से जानते हैं। सबसे पहले परिभाषा, पुष्प का जो मादा भाग, मादा यानी फीमेल पार्ट, जो एक या अनेक अंड जिसे हम कार्पल कहते हैं से मिलकर बना होता है, उसे हम जायांग या गाइनोसियम कहते हैं। कार्पल क्या परिभाषा होगी, एक पत्ती जैसी संरचना जिसमें उपांत या मार्जिन के साथ साथ ओव्यूल लगे हो, उसे हम कार्पल कहेंगे। इससे संबंधित भी एक वर्ड होता है पिस्टिलोड, यानी बंदी जायांग, यानी ऐसा जायांग जो ओव्यूल का निर्माण करने में सक्षम नहीं हो। आप ये देख सकते हैं कि पूरे जायांग के अंदर ये पार्ट कौन से है, सबसे नीचे वाला पार्ट ये ओवरी, इसके अंदर ओव्यूल का निर्माण होता है, ये इसकी स्टाइल कहती है जिसे हम वर्तिका कहते हैं, और ऊपर की तरफ बोलते हैं स्टिग्मा। तो इससे संबंधित जो भी टर्मिनोलॉजी यानी स्टाइल में कौन कौन सी वेरिएशन आपको देखने को मिल सकती है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, आपको मॉर्फोलॉजिकल जो वेरिएशंस होती है वो देखने को मिलेगी। स्टिग्मा आपको किस किस प्रकार का दिखाई देता है, जिस प्रकार से हमने एंड्रोसियम का अध्ययन किया वैसे के वैसे गाइनोसियम का भी अध्ययन करेंगे। अब जब फ्लावर का आप डिस्क्रिप्शन कर रहे हो, प्लांट का डिस्क्रिप्शन कर रहे हो, तो क्या क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है अंडकों की संख्या, नंबर ऑफ कार्पल। कार्पल की मतलब क्या हुआ कि जब भी आप सेक्शन काटोगे या ओवरी का टीएस, तो उसमें आपको कार्पल आपको कितने दिखाई देंगे, या जैसे जो भी फीमेल पार्ट लिया उसमें कार्पल की संख्या। कार्पल का मतलब क्या हुआ कि जो पत्ती जैसी संरचना जिसमें ओव्यूल अटैच हो। मोनोकार्पेलरी, गाइनोसियम, ये टर्म यूज दिया जाएगा, हिंदी में उसको बोलते हैं एक अंडपी जायांग, जब जायांग केवल एक कार्पल से ही बना हो। मटर के अंदर आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगी। कंपाउंड गाइनोसियम, हिंदी में इसे यौगिक जायांग कहते हैं, और उसमें ये 5-6 कंडीशन देखने को मिल सकती है। बाइकार्पेलरी, ट्राइकार्पेलरी, टेट्राकार्पेलरी, पेंटाकार्पेलरी और मल्टीकार्पेलरी। नंबर ऑफ कार्पल को, बाई का मतलब कार्पल की संख्या 2, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4, पेंटा का मतलब 5 और मल्टी का मतलब 6। इसमें एग्जाम्पल भी दे रखे हैं कि कौन कौन से प्लांट है जिसके अंदर ये कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। कोहेशन ऑफ कार्पल, जिस प्रकार से हम लोगों ने पुंकेसरों के अंदर, स्टेमन के अंदर कोहेशन देखा, संसंजन, वैसी की वैसी कंडीशन आपको कार्पल के अंदर भी देखने को मिल सकती है। 3 कंडीशन इसमें ये अंडाशय की स्थिति को दिखा रहे हैं। कोहेशन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि 2 प्रकार की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, एक होती है एपोकार्पस और एक होती है सिनकार्पस। उसमें भी अपन ने देखा था पॉलीएंड्रस और सिनएंड्रस जो कंडीशन देखी थी। तो एपोकार्पस का मतलब कि ऐसा जायांग जिसमें 2 या अधिक कार्पल हो और सब अलग अलग हो।
रेननकुलिसी में ये कंडीशन देखने को मिलती है। और सिनकार्पस का मतलब दो या अधिक अंडक वाला ऐसा जायंग जिसमें आपस में जुड़े हुए हो, जैसा कि पुंकेसरों में कंडीशन थी। पुंकेसरों के लिए पॉलीएंड्रस और सिनएंड्रस कंडीशन यूज ली थी, और यहाँ अपन जो ले रहे हैं एपोकार्पस और सिनकार्पस वर्ड यूज लेंगे। ये जो डायग्राम आपको दिखा रखा है, ये डायग्राम किसको दिखा रहा है? अंडाशय की पोजीशन को दिखा रहा है। फ्लावर के अंदर अपन ने कंडीशन देखी थी, उसी से संबंधित है, सुपीरियर, सेमी इन्फीरियर और इंफीरियर। तो एक वर्ड होता है सुपीरियर। ओवरी सुपीरियर का मतलब क्या हुआ कि जब अंडाशय पुष्प के बाह्य दल और पुंकेसरों से ऊपर हो। आप ये देखेंगे, ये बाह्य दल हो गए और ये पुंकेसर। ये पुंकेसर कहाँ अटैच है? तो अंडाशय कहाँ है? इसके ऊपर है। इसको आप इजीली देख सकते हो फ्लावर के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में। ठीक है। सेमी इन्फीरियर में क्या होगा कि ये दोनों के बीच की, आप जैसे सुपीरियर कंडीशन देख ली तो इसमें तो ओवरी ऊपर है, और इसके अंदर आप देखेंगे कि ओवरी है जो पुष्पासन जो है वो अंडाशय को, ये जो थैलेमस वाला पोर्शन है इसने ओवरी को पूरा का पूरा घेर रखा है। तो जैसा कि जब मैंने पहले आपको बताया था कि जब आप फ्लोरल फॉर्मूला लिखेगो तो इस कंडीशन में जैसे गाइनोसिम या कार्पल की संख्या 2 है, तो यहाँ पे ये कंडीशन, यानी इस पोजीशन को हम नीचे लगा दें। जो पुष्प है वो सुपीरियर है, जो ओवरी है वो सुपीरियर है। और इन्फीरियर ओवरी के अंदर क्या लिखेंगे अपन? जैसे मान लो कार्पल की संख्या 2 होगी तो इसके अंदर ऊपर की तरफ अपन निशान लगाएंगे। तो ये जो कंडीशन भी आपको देखने को मिलेगी, और दोनों की मध्यवर्ती अवस्था हो जिसे हम क्या बोलते हैं? सेमी इन्फीरियर। अब जैसा कि मैंने आपको कोहेशन के बारे में पहले बता चुका हूँ, एपोकार्पस और सिनकार्पस, इसके बारे में जानकारी रखनी है। इसके अलावा जो भी टर्म है जिसमें पोजीशन ऑफ ओवरी, ओवरी की स्थिति, नंबर ऑफ लोक्यूल, जब आप उसका टीएच काटते हो तो कितने चैम्बर आपको दिखाई देते हैं, टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन, टाइप ऑफ स्टाइल और टाइप ऑफ स्टिग्मा, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम एक एक करके डायग्राम से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आपको ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये नंबर ऑफ लोक्यूल को दिखा रहा है, यानी अंडाशय के जो अंदर चैम्बर या कक्ष कितने होते हैं। आप ये देखेंगे इसके अंदर पूरे ओवरी के अंदर आपको कितना कक्ष दिखाई दे रहा है? एक ही दिखाई दे रहा है, एक ही दिखाई दे रहा है। तो ये होगी यूनिलोक्यूलर। ये किस में दिखाई देगी? मटर के अंदर। बाइलोक्यूलर आप देखेंगे कि 2 लोक्यूल बने हुए हैं, 1 और 2, और दोनों के अंदर आपको ये किसका है? ये टीएस ऑफ ओवरी है, अंडाशय का अनुप्रस्थ काट, उसके अंदर ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। त्रिकोष्ठ की नंबर 1, 2 और 3। टेट्रालोक्यूलर 1, 2, 3 और 4, और पेंटा का मतलब 1, 2, 3, 4, 5। हो सकता है कि लोक्यूल 1 से 5 से ज़्यादा भी हो। मल्टीलोक्यूलर कंडीशन भी हो सकती है, यानी 5 से अधिक वाला। नींबू का अगर आप टीएस काटोगे तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। तो आपको जब ओवरी का टीएस काटते हो तो लोक्यूल की संख्या भी आपको उसमें दिखानी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये थ्योरी में भी कई बार पूछा जाता है, जिसे हम बीजान्यास कहते हैं कि ओवरी के ऊपर ओवरी के अंदर जो ओव्यूल के ऊपर बीजांड के जो लगने का क्रम होता है उसे हम प्लेसेंटेशन या बीजान्यास कहते हैं। ये भी आपको कब दिखाई देगा? जब आप ओवरी का टीएस काटोगे। तो बीजान्यास आप ये देख सकते हैं कितने प्रकार का आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहला ए, इसे हम मार्जिनल प्लेसेंटेशन करते हैं। सबसे कॉमन प्रकार का ये एक अंडपी और एक कोष्ठी अंडाशय होता है, उसमें मिलेगा। इसमें जो बीजांड होगा, अंडप का जो सीमाएं होती है, जो फ्यूज्ड पार्ट होता है उस पर लगा रहता है, और मटर के अंदर आपको ये कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। दूसरा बी, जो सबसे कॉमन और महत्वपूर्ण है, इसे एक्साइल प्लेसेंटेशन या हिंदी में इसे अक्षीय बीजान्यास कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या होगा कि अंडाशय के केंद्रीय अक्ष पर, ये सेंटर अक्ष है, इस पर आपको ये केंद्रीय अक्ष हो गया, इसके ऊपर आपको ये ओव्यूल लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। अंडाशय बहुकोष्ठी है, चैम्बर इसमें ज़्यादा है, और कोष्ठ प्राय जो कोष्ठकों की जो संख्या होती है वो अंडकों की संख्या के समान होती है। जितने चैम्बर होंगे उतने ही अंडक आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। तीसरा सी, जिसे हम पेराइटल, हिंदी में से भित्ति बीजान्यास कहते हैं। इसका डायग्राम दिखा रखा है कि जितने भी जो ओव्यूल है वो ओवरी जो वाल है उसकी भित्ति पर आपको लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, और बीजांड के जो समूहों की संख्या वो अंडकों के समूह की संख्या बराबर होती है। सरसों के अंदर आपको इस प्रकार का प्लेसेंटेशन देखने को मिल सकता है। डायग्राम जो डी है वो अभी आप देख सकते हैं, ये इसको हम बोलते हैं फ्री सेंट्रल, मुक्त केंद्रीय। देखें आप बी से मिलता जुलता है, लेकिन बी के अंदर इसमें चैम्बर बने हुए हैं और इसके अंदर किसी प्रकार के चैम्बर है वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे, यानी केंद्रीय स्तर पर लगे, यानी सेप्टा है इसमें, ये सेप्टा में विभाजित, इसमें आपको सेप्टा दिखाई नहीं दे रहे हैं। डायग्राम ई जो है, जो दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं बेसल, या जिसे हम बोलते हैं आधारीय बीजान्यास। इसमें
जब अपन ये परिभाषा दे सकते हैं कि जब बीजांड सीधे ही पुष्पासन पर लगे हो, आप देखेंगे जो थैलेमस होते हैं उस पर डायरेक्ट लगे हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। सूरजमुखी के अंदर इस प्रकार का प्रेजेंटेशन आपको दिखाई देता है। और सबसे लास्ट में ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं सुपरफिशियल, हिंदी में इसको बोलते हैं परिवृत्तीय। अंडाशय जो होता है बहुकोष्ठीय हो गया, आपको देखें आपको दिखाई देगा बहुत सारे चैम्बर इसके अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं। कोष्ठकों के अंदर जो सेप्टा होते हैं, ये जो सेप्टा बने हुए हैं इसके ऊपर ओव्यूल है वो आपको लगे हुए दिखेंगे। वाटर लिली एक प्लांट है, उसके अंदर ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो जब भी आप किसी फ्लावर का डिस्क्रिप्शन करते हो तो उसके अंदर आपको कोष्ठकों की संख्या भी बतानी जरूरी है और किस प्रकार का बीजांडन्यास है वो भी दिखाना जरूरी है। ये पोजीशन आपको दिखाई दे रही है, ये भी आपको दिखाई दे सकती है। 3 कंडीशन आपको इसमें स्टाइल की दिखाई दे रही है, एक टर्मिनल, एक लेटरल और एक गाइनोबेसिक। ये जो टर्म है वो स्टाइल से संबंधित है। तो टर्मिनल के अंदर क्या होगा कि जो वर्तिका है वो सीधी किससे लगी हुई है, ओव्यूल से लगी हुई है। लेटरल के अंदर क्या होगा कि ऐसा लग रहा है कि इसकी जो ओवरी है उसके लेटरल भाग से स्टाइल निकली हुई दिखाई देती है। और गाइनोबेसिक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तुलसी के अंदर ओसिमम जिसका बॉटनिकल नाम है लेबिएटी फैमिली के अंदर ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। कई बार थ्योरी के अंदर पूछा जाता है गाइनोबेसिक स्टाइल से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या परिभाषा दोगे उसमें, ऐसी वर्तिका जिसका विकास अंडाशय के मध्य में होने वाले गर्त के अंदर से या सीधा पुष्पासन से, आप ये देखेंगे स्टाइल है ये दोनों ओवरी के अंदर यहाँ इस भाग से उत्पन्न होती हुई आपको दिखाई देती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और सबसे लास्ट में जो टर्म है, क्योंकि हम ओवरी ओव्यूल उनकी कंडीशन के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, स्टाइल के बारे में बता चुके हैं, स्टिग्मा, क्योंकि ये भी गाइनोसियम का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो स्टिग्मा जो होता है वो भी कई प्रकार का आपको दिखाई देता है। ये कैपिटेट जिसको हम सममुंड कहते हैं, आप देखें टोपी के समान आपको स्टिग्मा दिखाई दे रहा है ना। दूसरा पिच्छकी या प्लूमोज जिसको दिखाई देते हैं, पंख की भांति स्टिग्मा अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये कंडीशन आपको दिखाई दी। डिस्कॉइड कंडीशन है जिसमें आपको ऐसा लगेगा स्टिग्मा है एक बिंब के समान या डिस्क के समान है, वो आपको दिखाई दे रहा है। डंबल शेप मतलब डंबल के आकार का अगर आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये शेप अलग अलग है। लीनियर कंडीशन भी दिखाई दे सकता है जिसे हम रेखी कहते हैं, लंबा और संकरा, है ना। तो इस प्रकार से और भी दिखाई देता है। बाईफीड ये काफ़ी कॉमन आपको देखने को मिल सकता है। बीच से 2 भागों से आपको लगेगा ये दिखाई दे रहा है। कैपिटेट भी आपको ये कंडीशन आपको इसमें पहले जैसे मैंने बताया आपको देखने को मिल सकती है। ये कैपिटेट पहले आ चुका है, वापस रिपीट हुआ है। और कई स्टिगी भी होते हैं जिसमें चिपचिपा टाइप होगा या लेमिलेर पटलकीय। तो कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं कि जो स्टिग्मा का जो शेप है यानी जो आकार है वो भी जब आप गाइनोसियम का डिस्क्रिप्शन करते हो तो उसमें आपको बताना जरूरी है। तो आज हमने फ्लावर के जो महत्वपूर्ण रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंड्रोसियम और गाइनोसियम, उससे संबंधित टर्मिनोलॉजी को सचित्र समझने का प्रयास किया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जब भी आप फैमिली का वर्णन करोगे तो ये टर्मिनोलॉजी बार बार उपयोग में ली जाएगी। धन्यवाद।